जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 4। तो पार्ट 4 में हम लोग इंडिया को, भारत को स्वतंत्र करा चुके थे। अब हम लोग आगे देखेंगे इंडिया को, उस समय जो इंडिया के कौन कौन से राष्ट्र, किस टाइप के इंडिया में राज्य थे, कौन कौन से राज्य इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले शामिल हुए, कौन कौन शामिल नहीं होना चाहते थे। तो अब हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो हम लोग माउंटबेटन प्लान के थ्रू जो इंडिया को डिवाइड किया गया था, फिर 1947 का जो एक्ट आया जिसके थ्रू इंडिपेंडेंस मिली, उसको पढ़ चुके थे। तो जब माउंटबेटन प्लान आया, माउंटबेटन प्लान, इसमें क्या था? इसमें इंडिया को टू पार्ट में डिवाइड किया गया था। इंडिया को टू पार्ट में डिवाइड किया गया था। इंडिया और पाकिस्तान दो संप्रभु राष्ट्र बनाए गए थे। इसके थ्रू क्या हुआ था? इंडिया को डिवाइड किया गया था और दो राष्ट्र बनाए गए थे। एक था भारत इंडिया, एक था पाकिस्तान। तो ये जो डिवीजन हुआ था, ये ब्रिटिश इंडिया का हुआ था। उस समय जो जो इंडिया का पार्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में था, उसको डिवाइड करके इंडिया और पाकिस्तान बनाया गया था। लेकिन उस समय कुछ राज्य ऐसे थे, कुछ स्टेट ऐसे थे जो ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं थे, जिसे हम देसी रियासत के नाम से जानते हैं। जैसे इंडिया हो गया, इंडिया के जिस पार्ट पे, जैसे ये एक पार्ट हुआ, इस पर अगर डायरेक्ट ब्रिटिश का रूल रेगुलेशन चलता है तो उसे हम ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं। लेकिन जहां पर इनका ब्रिटिश का रूल रेगुलेशन नहीं चलता था, जहां पर राजा रजवाड़ों का राज था, उसे हम देसी रियासत बोलते हैं। तो जब इंडिया को डिवाइड किया गया तो केवल ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड किया गया टू पार्ट में, एक बना पाकिस्तान, एक बना भारत। तो जो ये देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट, इनके लिए उस लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान में थ्री टाइप्स के प्रोविजंस किए गए थे। इनको 3 राइट्स दिए गए थे, 3 अधिकार दिए गए थे प्रिंसली स्टेट को। अगर ये इनको नंबर फर्स्ट था, ये चाहे तो इंडिया में मिले या फिर पाकिस्तान में मिले या फिर इंडिपेंडेंस रहे, स्वतंत्र रहे। तो उस समय जो देसी रियासत थी, उसमें लगभग बहुत सारे देसी रियासत जो छोटी छोटी थी या फिर जो बड़ी भी थी, वो या तो पाकिस्तान में मिल गए या फिर इंडिया में मिल गए। 3 जून को जो ये माउंटबेटन प्लान आया, तो 3 जून के बाद से ही ये देसी रियासत आइदर इंडिया या फिर पाकिस्तान में मिलना कर दी। लेकिन कुछ रियासत ऐसी भी थी जो ना तो इंडिया में मिलना चाहती थी, ना पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। और ऐसी रियासत में जो सबसे पहले जिसने अपने आप को स्वतंत्र माना, वो था त्रावणकोर। तो 3 जून के बाद जब ये रियासत अपने आप को स्वतंत्र करने लगी, तो जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें एक डिपार्टमेंट ऐड किया गया प्रिंसली स्टेट के लिए, देसी रियासत मंत्रालय। उसके जो हेड बने, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और उसको सेक्रेटरी सचिव बनाया गया बीपी मेनन को। इन देसी रियासतों को एकत्रित करने के लिए, एकीकरण करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए। अब जो ये देसी रियासतें थी, तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ये दोनों लग गए इनको एकीकरण करने, इन देसी रियासतों को मिलाने के लिए। जो प्यार से माना उसको प्यार से मिलाए, जो प्यार से नहीं माना उनको दूसरे तरीके से भी मिलाए। तो हम उन देसी रियासतों को देखते हैं जो इंडिया में या फिर स्वतंत्र रहना चाहती थी, जो इंडिया में नहीं मिलना चाहती थी, या फिर जो इंडिया के बाउंड्री लाइन में थी और पाकिस्तान में मिलना चाहती थी।
तो ऐसी कुछ रियासतों को देखते हैं। हालांकि जब 1947 के समय में जो ऑफिशियली बताया गया था वो 565 देसी रियासत थी, प्रिंसली स्टेट 565। इसमें से जो इंडिया की बाउंड्री लाइन थी उसमें 552 आ रहे थे, 552। इन 552 में जो रियासतें थी जो इंडिया में नहीं शामिल होना चाहती थी या फिर कुछ स्पेशल कंसेशन की मांग कर रही थी या फिर इंडिया में होकर पाकिस्तान से मिलना चाहती थी या स्वतंत्र होना चाहती थी, उनको देखते हैं। तो जो सबसे पहले जिस रियासत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने को सोचा वो था त्रावणकोर। ऐसे जो जोधपुर रियासत थी जिसके जो राजा थे हनुमंत सिंह, जोधपुर। भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, जम्मू जे.एंड.के। तो ये रियासतें थीं जो इंडिया में शामिल नहीं होना चाहती थी या फिर स्वतंत्र होना रहना चाहती थी या इंडिया में होकर पाकिस्तान से मिलना चाहती थी। तो इसमें से त्रावणकोर, जोधपुर, भोपाल, ये तो 1947 के एक्ट के थ्रू जो डेट इंडिया को पावर ट्रांसफर करने की रखा गया था या फिर स्वतंत्रता देने के लिए रखा गया था 15 अगस्त 1947। ये तीनों रियासत तो इसके पहले क्या हुई, इंडिया में शामिल हो गई। और हैदराबाद, जूनागढ़ और जे.एंड.के, जम्मू एंड कश्मीर, ये इस डेट के बाद ये लोग शामिल हुए। अब हम एक अलग अलग करके सभी रियासतों को देखते हैं कैसे शामिल हुई। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं त्रावणकोर को। त्रावणकोर उस समय जो 1947 के समय जब लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को अपना प्लान रखा, 10 जून को जब पता चला कि इंडिया डिवाइड होने वाला है, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के थ्रू हमें स्वतंत्रता मिलने वाली है, तो इसने 10 जून को ही क्या किया, 10 जून 1947 इसने घोषणा की कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी तो हम क्या होंगे, हम एक स्वतंत्र राज्य बनेंगे। जब इसने ये घोषणा की, चूंकि यहाँ की जो जनता थी वो इंडिया में शामिल होना चाहती थी और जो यहाँ के उस समय राजा थे वो थे बलराम वर्मा। और इस स्टेट के जो दीवान थे वो थे सीपी रामास्वामी अय्यर। सीपी रामास्वामी अय्यर। ऐसा कहा जाता है कि जो त्रावणकोर रियासत थी उसमें जो ज्यादातर फैसले थे वो सीपी रामास्वामी अय्यर ही लेते थे। जो वहां के किंग थे बलराम वर्मा, ये रबर के स्टैम्प की तरह थे। जो सीपी रामास्वामी अय्यर कहते थे उसको वो करते थे। तो सीपी रामास्वामी अय्यर ने ही स्वतंत्र रहने की जो प्लान था उसको उठाया था और इस पर बलराम वर्मा
मान भी जाते हैं, जो उस समय त्रावणकोर के राजा थे। अब क्या होता है, जब बलराम वर्मा मान जाते हैं तो सीपी रामास्वामी अय्यर त्रावणकोर में जनता का सहयोग लेने के लिए, जनता को मनाने के लिए बहुत सारी सभाएं करना, मीटिंग करना शुरू कर देते हैं। ग्राउंड लेवल पर घूमते हैं और लोगों से मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों का इन्हें समर्थन प्राप्त होता है। फिर भी ये जो सीपी रामास्वामी अय्यर थे, उनको इस रियासत को स्वतंत्र कराने का भूत सवार था। वहाँ के जो लोग थे उनका सपोर्ट उतना न मिलते हुए भी ये स्वतंत्र कराने के लिए एकदम अपने पूरे प्रयास में लगे हुए थे। जब ये बात जब सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चला, तो उसके बाद इन पर प्रेशर बनाना शुरू किए। तो जब जवाहरलाल नेहरू या फिर जो लीडर्स थे उस समय, कांग्रेस के जो मेन लीडर्स थे, उन्होंने जब प्रेशर बनाया, तो ये 50 जुलाई को ब्रिटिश आला अधिकारी से मिलते हैं और उनसे मांग करते हैं कि त्रावणकोर को स्वतंत्र रखा जाए, और उनसे बताते हैं कि अगर जो लीडर्स हैं उस समय, जो अंतरिम सरकार के लीडर्स थे, वो हमारा दाना पाना बंद करें तो हमारी सहायता की जाए। चूंकि रामास्वामी अय्यर जो थे, इन्हें लगता था कि जो ब्रिटिशर हैं वो हमारी सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या होता है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं वो इनका सपोर्ट नहीं करते हैं, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे भारत के। या फिर इंडिया जब डिवाइड हुआ, उसके बाद इंडिया के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन, वो इनके मांगों को ठुकरा देते हैं और इनका सपोर्ट नहीं करते हैं। इसी बीच क्या होता है, 25 जुलाई को 1947 ये एक समारोह में जा रहे थे शामिल होने के लिए, समारोह में जा रहे थे शामिल होने के लिए। जब ये समारोह में जा रहे थे तो रास्ते में इनके ऊपर क्या होते हैं, जो कुछ पीपल्स क्या करते हैं, इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, रामास्वामी अय्यर के ऊपर अटैक कर देते हैं रास्ते में। और अटैक इतना करते हैं कि किसी तरीके से इनकी जान बच पाती है, इनको अस्पताल में ले जाया जाता है, भर्ती कराया जाता है। और फिर जब इनके ऊपर अटैक होता है, तब इनको समझ में आता है कि ये हमारा फैसला गलत था, और ये अस्पताल से ही, हॉस्पिटल से पत्र लिखते हैं बलराम वर्मा, जो उस समय वहां के राजा थे। बलराम वर्मा को पत्र लिखते हैं 28 जुलाई को। 28 जुलाई को सीपी रामास्वामी अय्यर वहां के जो राजा थे उनको पत्र लिखते हैं। पत्र के द्वारा जब पत्र लिखते हैं, अपनी जो इनकी मंशा थी स्वतंत्र करने की, अब बलराम वर्मा से इंडिया में शामिल होने के लिए सहमत हो जाते हैं। इसके बाद बलराम वर्मा सरदार पटेल के पास पत्र भेजते हैं, या फिर भारत सरकार के पास पत्र भेजते हैं कि हम इंडिया में शामिल होने के लिए तैयार हैं। फिर 30 जुलाई को त्रावणकोर को इंडिया में शामिल कर लिया जाता है। अब ये हो गया हमारा त्रावणकोर की भारत में मिलने की कहानी। अब हम पढ़ेंगे जोधपुर को, कि जोधपुर कैसे भारत में मिला। तो जो जोधपुर जो प्रिंसली स्टेट था, देसी जो जोधपुर रियासत थी, उसके इसके किस्से बहुत अजीबो गरीब हैं।
ये जुलाई 1 अगस्त तक ये इंडिया में शामिल होने के लिए तैयार था, लेकिन बात 1 अगस्त के बाद बिगड़ने लगती है। बात बिगड़ती यहाँ से है कि जो ये जोधपुर के जो महाराजा थे, राजा धीराज हनुमंत सिंह थे, ये कुछ स्पेशल कंसेशन की डिमांड करते हैं जो भोपाल के राजा कर रहे थे, स्पेशल कंसेशन की डिमांड करते हैं। और इनको पता होता है कि जो हम कंसेशन जो डिमांड कर रहे हैं ये इंडिया कभी नहीं मानेगा। और इसी बीच ये भोपाल के नवाब से मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक मीटिंग कराने को बोलते हैं। भोपाल के नवाब से मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक मीटिंग कराने को बोलते हैं। तो जो भोपाल के नवाब थे उन्होंने 6 अगस्त को मीटिंग रख दी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ दिल्ली में, जोधपुर। यहाँ के उस समय के जो राजा थे वो थे हनुमंत सिंह। ये 6 अगस्त को हनुमंत सिंह की मीटिंग जिन्ना से दिल्ली में रख देते हैं। तो जो हनुमंत सिंह थे इनको अकेले मीटिंग में जाने से डर लग रहा था, तो ये अपने साथ जैसलमेर के युवराज गिरधर सिंह को अपने साथ ले जाते हैं। तो हनुमंत सिंह और गिरधर सिंह और बंगाल के नवाब, ये तीनों लोग दिल्ली में 6 अगस्त के दिन दिल्ली में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मीटिंग करते हैं। दिल्ली में मीटिंग होती है। अब इस जो ये मीटिंग हुआ इसमें जो हनुमंत सिंह की मांग थी, मोहम्मद अली जिन्ना सभी मांगों को मान लेते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना एक ब्लैंक पेपर, सादा पेपर पर साइन करके हनुमंत सिंह को दे देते हैं। सादा पेपर साइन करने का मीन्स कि जो भी हनुमंत सिंह का मन करे वो सभी डिमांड अपनी रख सकते हैं। तो जब ये हनुमंत सिंह ने, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने सादे पेपर पर, ब्लैंक पेपर पर साइन करके दिया तो हनुमंत सिंह काफी खुश हुए, मन ही मन ये बहुत खुश हुए, बातें होने लगी। इसी बीच जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो जैसलमेर के जो युवराज थे गिरधर सिंह, उनसे भी बोलते हैं कि आपकी सीमा भी पाकिस्तान के सीमा से लगती है, आप पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहेंगे। यहां से बात क्या होती है, बिगड़ जाती है। जो अभी तक जो हनुमंत सिंह मन ही मन एकदम गदगद थे पाकिस्तान में मिलने के लिए, क्योंकि उनकी सारी डिमांडों को मान लिया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्लैंक पेपर पर साइन करके दे दिया था। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने गिरधर सिंह से मिलने की बात कही तो फिर गिरधर सिंह जो थे, जैसलमेर के जो युवराज थे, उन्होंने एक क्वेश्चन किया, एक प्रश्न किया कि अगर हम पाकिस्तान में शामिल तो हो जाएंगे, लेकिन अगर सांप्रदायिक हिंसा हुआ, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ, तो आप न्यूट्रल रहेंगे या किसी के साथ, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी की साथ की ओर रहेंगे। यहां से बातें बिगड़ने लगी। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने को लग गया अब कि अब बात बिगड़ रही है। उन्होंने बातों को घुमाते हुए कहा कि ऐसी नौबत पाकिस्तान में कभी नहीं आएगी, ये सब कांग्रेस के हथकंडे हैं जो ये सब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को लग गया था कि अब हम हारी हुई बाजी और जीती हुई बाजी अब हम हार चुके हैं। और फिर क्या हुआ, इसके बाद जो हनुमंत सिंह थे वो सोच में पड़ गए। अब उनको एहसास हुआ कि हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि हम अपने
राज्य के, अपने रियासत के जागीरदारों से, लैंड होल्डर्स से, जमींदारों से पूछ के हम आपको बताएंगे। लेकिन जिन्ना को उनको महसूस हो गया था कि अब हम क्या हुए, हारी जीती हुई बाजी हार गए, और जो ब्लैंक पेपर पर साइन करके दिए थे उसको जिन्ना ले लेते हैं। अब इन सब जो ये बातें हो रही थी, जोधपुर का दीवान ये सब बातें ट्रांसफर कर रहा था दूसरे साइड, कांग्रेस के साइड। तो फिर जब ये सब बातें लॉर्ड माउंटबेटन को पता चली तो 9 अगस्त को 9 अगस्त को क्या करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को दिल्ली बुलाते हैं। हनुमंत सिंह को दिल्ली बुलाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और दिल्ली बुलाने के बाद उनको समझाते हैं और फिर उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने की बात बोलते हैं। तो 9 अगस्त को तो ये किससे मिले, लॉर्ड माउंटबेटन से। माउंटबेटन इसके बाद जब माउंटबेटन ने इनसे सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने की बात कही तो 10 अगस्त को ये क्या करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं दिल्ली में ही। सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं दिल्ली में। जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इनसे बोलते हैं कि हमें सब कुछ पता है, आपने जिन्ना से भी मीटिंग की, माउंटबेटन से भी आप मिले, हमें सब कुछ पता है, लेकिन हम आपको सभी जो आपकी डिमांड है उसको मान रहे हैं, हम आपके सभी डिमांड को मान रहे हैं, आप इंडिया में शामिल हो जाइए। ये बात हनुमंत सिंह से सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं। इसी के साथ हनुमंत सिंह को एक चेतावनी भी देते हैं, वार्निंग भी देते हैं कि हम आपको सभी कंसेशन, सब कुछ तो दे रहे हैं जो आपकी डिमांड है, लेकिन फिर भी आपने अगर किसी पाकिस्तान में मिलने की सोची तो आपके राज्य की जनता जो कुछ करेगी उसके जिम्मेदार आप होंगे। आप इंडिया से कोई भी सहयोग के बारे में मत सोचना। ये वार्निंग देते हुए हनुमंत सिंह को ये वार्निंग दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उसके बाद हनुमंत सिंह ने बोला कि हम अगले ही दिन लॉर्ड माउंटबेटन से मिलेंगे और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देंगे। इसके अगले दिन 11 अगस्त को जो हनुमंत सिंह थे वो किससे मिलते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन से। लॉर्ड माउंटबेटन से मिलते हैं। तो जब इसके अगले दिन लॉर्ड माउंटबेटन से मिल के यहाँ जाते हैं, वाइसरॉय लॉज में जाते हैं, तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग इवेंट होता है। जब यहाँ पर हनुमंत सिंह पहुँचते हैं तो उस समय यहाँ इनकी मुलाकात बीपी मेनन से होती है। तो बीपी मेनन से बातों बातों पर ये जो हनुमंत सिंह थे इतने गुस्से हो जाते हैं कि अपनी रिवाल्वर बीपी मेनन पर तान देते हैं। उसके पीछे जो रीजन था वो था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो इनके डिमांड को माना था, जो इनके जो डिमांड थी उसको मान लिया था, उस पेपर को जो बीपी मेनन साहब थे वो चाहते थे कि इनके डिमांडों को ना मानते हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर इनसे साइन करवा लिया जाए। इसी बात पे दोनों की क्या हो जाती है, बहस हो जाती है, और बहस इतना हो जाती है कि जो हनुमंत सिंह थे जोधपुर के राजाधिराज, वो बीपी मेनन पर पिस्तौल तान देते हैं। इसके बाद फिर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, फिर मामला शांत होता है। इसके बाद फिर 11 अगस्त को ही क्या करते हैं, जो हनुमंत सिंह थे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उसके बाद क्या हुआ, 11 अगस्त को जोधपुर रियासत भी इंडिया में शामिल हो जाती है।
अब हम देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक एग्रीमेंट था, समझौता था कि इसके थ्रू जो रियासत थी उनसे कुछ पावर ली जाती और उसके बाद उनको स्वतंत्र कर दिया जाता। कुछ पावर उनको दे दिया जाता, जैसे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, कम्युनिकेशन, ये सब पावर किसके पास चली जाती, जो सेंटर में गवर्नमेंट होता उसके पास चली जाती। और जैसे आज के स्टेट हैं, कुछ रूल स्टेट बनाते हैं, कुछ रूल सेंटर बनाती है, ऐसे ही था। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। अब हम पढ़ेंगे भोपाल जो रियासत थी उसका क्या किस्सा था, क्या स्टोरी थी। उसकी भी बहुत इमोशनल स्टोरी है, उसको हम देखते हैं। भोपाल। तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं, हम भोपाल की कहानी को अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर इसको बस इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।